1. Chapter 4 Acid, Base and Salt. I will discuss the topic of base. That means define the meaning of base. What is base? Bases are bitter in taste. Bitter in taste का मतलब स्वाद में कड़वा लगता है. बिटर का मतलब होता है कड़वा. Substances like baking soda are bitter in taste. बेकिंग सोडा का मतलब खाने वाला सोडा, जिसका उपयोग हम लोग किचन में करते हैं, घरों में करते हैं. चना का दाल है, अगर वो नहीं पक रही है और उसे आप जल्दी पकाना चाहते हैं, जल्दी गलाना चाहते हैं चने के दाल को, उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल दीजिए, खाने वाला सोडा डाल दीजिए, वो चना जल्दी पक जाएगा, गल जाएगा. पावरोटी बनाने में भी बेकिंग सोडा का यूज़ किया जाता है. बहुत सारे बिस्किट बनाने में भी बेकिंग सोडा का यूज़ किया जाता है. बेकिंग सोडा का यूज़ किचन के बहुत सारे कामों में किया जाता है. अब जानना ये है कि बेकिंग सोडा जो है, इसका फॉर्मूला क्या होता है. बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3. इसको पढ़ते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट. क्या पढ़ते हैं इसको पढ़ते हैं Na से क्या हो गया, सोडियम. इसको क्या पढ़ेंगे, सोडियम. और HCO3 को क्या पढ़ेंगे, बाइकार्बोनेट. HCO3 इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे बाइकार्बोनेट. सारा मिला के क्या हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट. कुछ लोग इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी पढ़ते हैं. दोनों सेम चीज़ है. ये केमिकल फार्मूला और बेकिंग सोडा है, जिसको आप लोग याद रखिएगा. आगे क्लास में जब 10th क्लास आप जाइएगा, 9th क्लास जाइएगा, तो आपको ये सब फार्मूला याद करना पड़ेगा. अगर आप पहले से पढ़े रहते हैं तो आपको आगे दिन जो है वो काम आएगा. ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बेसेस इन देम. जितने सारे बेस होते हैं उसमें उसका स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है. जैसे करेले का रस आप खाते हैं तो कैसा लगता है, कड़वा जैसा लगता है ना, तीखा जैसा लगता है, कड़वापन. नीम को आप खाते तो कैसा लगता है, कड़वा जैसा लगता है ना, उसी टाइप का स्वाद होता है. सोप सॉल्यूशन, साबुन का घोल. वॉशिंग सोडा, धोने वाला सोडा. एक खाने वाला सोडा बोले, एक धोने वाला भी सोडा होता है. आर एग्जाम्पल ऑफ बेसिस. ये सब बेस के एग्जाम्पल हुए. वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3. इसको पढ़ते हैं सोडियम कार्बोनेट. सोडियम कार्बोनेट. और बेकिंग सोडा जो बोले थे उसका क्या फॉर्मूला बोले थे, बेकिंग सोडा का बोले थे NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. दोनों का फॉर्मूला याद रखिएगा. कुछ और भी बेस के एग्जाम्पल हैं, जैसे सम एग्जाम्पल बेस आर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको लाइम वाटर भी बोलते हैं. कुछ लोग इसे लाइम वाटर के नाम से जानते हैं. इसका फॉर्मूला हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे लिखेंगे, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे लिखेंगे, इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, CaOH का होल 2. ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड, जहाँ भी देखिए हाइड्रोक्साइड लिखा रहेगा, यानी बेस कैसे पहचानेंगे, उसमें हाइड्रोक्साइड
आयन होते हैं। और एसिड में कौन सा आयन होता है? हाइड्रोजन आयन, याद रखिएगा। एसिड में हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होता है और बेस में कौन सा आयन ज़्यादा होता है? हाइड्रोक्साइड आयन ज़्यादा होता है, हाइड्रोक्साइड आयन होता है। इस वजह से हाइड्रोक्साइड इसके फॉर्मूला में आ रहा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? NaOH, ये OH को ही बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर लिखा हो पोटासियम हाइड्रोक्साइड। इसी पोटासियम हाइड्रोक्साइड को साबुन सॉल्यूशन बोलते हैं, साबुन का घोल बोलते हैं। पोटासियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? KOH, इसको पोटासियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। उसी तरीक़े से अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला कैसे होता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NH4OH, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये पोटासियम हाइड्रोक्साइड, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये सब भी एग्जाम्पल किसका है? बेस का है। इसके कुछ फार्मूला जो है आपको हम ये बता रहे हैं, तो आप इसको रोक करके भी अपने कॉपी पे नोट डाउन कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों और आप खुद इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, लाइक भी करें और शेयर भी करें, और अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों के मोबाइल में भी ये चैनल को सब्सक्राइब करें। द बेसिस विच डिज़ोल्व इन वाटर। डिज़ोल्व इन वाटर का मतलब जो पानी में घुल जाता है। कुछ ऐसे बेस होते हैं जो पानी में नहीं घुलते हैं, और कुछ ऐसे बेस होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं। तो जो पानी में घुल जाते हैं उस बेस को बोलते हैं एल्कलीन, आर कॉल्ड एल्कलीज। क्या बोलेंगे उसको? एल्कलीज। और उस घोल को बोलेंगे एल्कलीन सॉल्यूशन। तो एल्कलीज किस बेस को बोलते हैं? एल्कलीज भी वो बेस ही है, लेकिन वो पानी में घुलने वाला बेस है, तो उसका एक स्पेशल नाम पड़ गया एल्कलीज। Thus all alkalis are bases, but all bases are not alkalis। जो एल्कलीज है वो तो बेस है, लेकिन सारा बेस को हम एल्कलीज नहीं बोलेंगे, क्योंकि सारा बेस पानी में घुलने वाला नहीं होता है। अब ऊपर में देखिए लिखा हुआ है Many bases do not dissolve in water। बहुत सारे ऐसे बेस हैं जो पानी में घुलता नहीं है। But some bases like sodium hydroxide, potassium hydroxide, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब पानी में घुलते हैं। कौन कौन पानी में घुलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड पानी में घुलता है, और पोटासियम हाइड्रोक्साइड पानी में घुलता है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पानी में घुलता है। ये सब पानी में क्या होता है? घुलता है। तो ये सब पानी में अगर डिज़ोल्व हो जाता है तो ये किसके एग्जाम्पल हो गए? एल्कलीज़ के एग्जाम्पल हो गए। यानी एल्कलीज़ के एग्जाम्पल में क्या बोलिएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यूज़ ऑफ बेसिस। बेस का यूज़ किस में करते हैं? बेस का यूज़ साबुन फैक्ट्री में करते हैं, सॉप, टेक्सटाइल, कपड़ा उद्योग में, प्लास्टिक उद्योग में, और भी बहुत सारे उद्योगों में इसका यूज़ किया जाता है। पेट्रोलियम रिफाइनिंग में जो हम लोग क्रस्ट ऑयल, नीचे ज़मीन से जो तेल निकालते हैं उसको साफ़ ऑफ करने में जो यूज़ होता है, उसमें भी हम लोग बेस का यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं पेट्रोलियम रिफाइनिंग। इसके बाद क्लीनिंग प्रोसेस, कुछ सफाई वाला कुछ काम है, उसमें भी हम लोग डिटर्जेंट यानी सरफ वरफ जो बनाते हैं उसमें भी बेस का यूज़ करते हैं। कोलगेट जो होता है ना, कोलगेट जिससे आप ब्रश करते हैं, उसमें भी बेस होता है। इंडिकेटर। इंडिकेटर का हिंदी होता है सूचक। व्हाट इज़ इंडिकेटर? सूचक किसे कहते हैं? एन इंडिकेटर चेंजेस इट्स कलर टू शो द नेचर ऑफ सब्सटेंस। इंडिकेटर किसको बोलते हैं? इंडिकेटर उस सब्सटेंस को बोलते हैं, उस चीज़ को बोलते हैं जो रंग चेंज करके, कलर चेंज करके ये हम लोगों को बताता है कि कौन एसिड है और कौन बेस है।
यानी एसिड बेस की आइडेंटिफिकेशन कलर चेंजिंग के आधार पर अगर हम करते हैं तो उसको कलर चेंज करने के लिए जो मटेरियल हम डाल रहे हैं उस मटेरियल को बोलेंगे हम लोग इंडिकेटर। यानी इंडिकेटर एक ऐसा चीज़ है जिसके हेल्प से हम एसिड बेस की पहचान करते हैं। ये इंडिकेटर जब हम यूज़ करते हैं तो उस एसिड बेस में कलर चेंजिंग होती है, जिसके आधार पर हम बताते हैं कि ये एसिड है, ये बेस है। इंडिकेटर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। दो तरह के होते हैं, एक होता है नेचुरल इंडिकेटर और एक होता है सिंथेटिक इंडिकेटर। एक नेचुरल इंडिकेटर और एक सिंथेटिक इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर का मतलब कि इसको मैन मेड, इंसान ने नहीं बनाया है, ये प्राकृतिक तौर पे हमें डायरेक्ट मिला है, उसको बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर। जैसे टर्मरिक, हल्दी, जैसे लिटमस, ये सब क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है। चाइना रोज नेचुरल इंडिकेटर है। इंडिकेटर्स दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरली अक्वायरिंग सब्सटेंस आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर। यानी वे चीज़ें जो हमें प्राकृतिक रूप में प्राप्त हुई है, जिसको हमने बनाया नहीं है, उस इंडिकेटर को बोलेंगे हम लोग नेचुरल इंडिकेटर। फॉर एग्ज़ाम्पल लिटमस। लिटमस जो होता है ना, ये लेचिन ट्री से निकलता है। यानी लेचिन नाम का एक पेड़ है जिससे जो रस निकलता है, उसी रस को बोलते हैं हम लोग लिटमस। टर्मरिक, हल्दी, चाइना रोज, ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए? ये सब एग्जाम्पल हो गए नेचुरल इंडिकेटर के। नेक्स्ट देखेंगे सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर का मतलब मैन मेड इंडिकेटर, जिसे हम लोगों खुद बनाए हैं, हम लोगों ने खुद उसका निर्माण किया है, उसको बोलेंगे मैन मेड इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर। इंडिकेटर्स दैट आर मेड इन लैबोरेटरी आर कॉल्ड सिंथेटिक इंडिकेटर। जिसको हम लोग लैबोरेटरी में यानी प्रयोगशाला में इसका हम निर्माण करते हैं तो उसको बोलेंगे सिंथेटिक इंडिकेटर। फॉर एग्जांपल फिनोल्फ्थीलीन, मिथाइल ऑरेंज। फिनोल्फ्थीलीन और मिथाइल ऑरेंज। फिनोल्फ्थीलीन का फॉर्मूला क्या होगा? फिनोल्फ्थीलीन का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे हम लोग? C20H14O4। ये फॉर्मूला किसका है? ये केमिकल फार्मूला है फिनोल्फ्थीलीन का। इसी तरीक़ा से हम लोग मिथाइल ऑरेंज का भी फार्मूला देखने की कोशिश करेंगे। फिनोल्फ्थीलीन का फार्मूला लिखते हैं, फिनोल्फ्थील तो हो गया, मिथाइल ऑरेंज का फार्मूला लिखते हैं C14H14NaO3S। ये फार्मूला किसका हो गया? ये फार्मूला हो गया मिथाइल ऑरेंज का। ये सब जो फार्मूला मैंने बताया, ये सब आपके बुक में नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा जानकारी आपको दिया जा रहा है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ टेस्ट सॉल्यूशन के बारे में। यानी कुछ मटेरियल, कुछ घोल हमारे पास रखा हुआ है और हम ये जांचना चाहते हैं कि ये घोल एसिड है या बेस है। देख करके नहीं पता चलता है कि एसिड है या बेस है, तो फिर कैसे हम पता कर पाएंगे कि ये एसिड है या बेस? तो इसकी जांच करनी पड़ेगी। डायरेक्ट इसको हम लोग मुंह में से चख नहीं सकते हैं। कुछ कुछ एसिड बहुत हार्ड होती है जो हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है, इसलिए हम लोग इसको डायरेक्ट जो है टेस्ट नहीं करेंगे। तो जांच कैसे करेंगे? इंडिकेटर से जांच करेंगे। इंडिकेटर क्या करेगा? इंडिकेटर जब इसमें डालेंगे तो उसका कलर चेंज करेगा, इससे पता चलेगा कि एसिड है या बेस है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर है सॉल्यूशन घोल, नींबू का रस है, विनेगर है, सोप सॉल्यूशन साबुन का घोल है और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। ठीक है, चार चीज़ है।
और इसको हम इंडिकेटर का यूज़ कर रहे हैं लिटमस पेपर, और एक इंडिकेटर का यूज़ कर रहे हैं टर्मरिक पेपर। दो तरह के इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं। एक लिटमस पेपर होता है, लिटमस पेपर दो तरह के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर। ये लिटमस पेपर का यूज़ करेंगे। और एक होता है टर्मरिक पेपर, इससे हम ये इंडिकेटर का नाम बताए हैं। अब इससे हम लोग जांच करेंगे। जब आप लिटमस पेपर का यूज़ करते हैं तो ब्लू जो होती है टर्न रेड, ब्लू क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। जब ब्लू रेड हो जाएगा तो बन जाएगा एसिड। यहाँ पर भी देखिए, ब्लू लिटमस पेपर टर्न इनटू रेड, रेड जब हो जा रहा है तो क्या बन जा रहा है, वो एसिड बन जा रहा है। और जब रेड वाला ब्लू हो जा रहा है, रेड वाला क्या हो जा रहा है, ब्लू हो जा रहा है, तो ब्लू मतलब बेस, बी से ब्लू, बी से क्या हो जा रहा है, बेस। आसान भी है समझने में, बी से ब्लू, बी से बेस। लेकिन जब टर्मरिक पेपर आता है, टर्मरिक पेपर, अगर टर्मरिक मतलब हल्दी, हल्दी का रंग कैसा होता है, पीला होता है, येलो होता है। तो अगर टर्मरिक पेपर का कलर येलो का येलो ही रह गया, येलो का येलो ही रह गया, नहीं चेंज हुआ, तो वो कहलाएगा एसिड। तो क्या कहलाएगा, एसिड। तो देखिए यहाँ पर रिमेन येलो, यानी इसमें येलो का येलो ही रह गया, तो ये दोनों क्या कहलाया, ये दोनों कहलाया एसिड। यहाँ देखिए टर्न रेडिश ब्राउन, हल्का लाल जैसा हो जाता है, रेडिश ब्राउन, हल्का लाल जैसा हो जाता है। जैसे देखिएगा कोई शर्ट में, कोई कपड़ा में या कोई ड्रेस में देखिएगा अगर हल्दी का दाग लग गया है, उसमें साबुन लगाइए, देखना वो हल्दी का दाग थोड़ा लाल जैसा हो जाएगा। साबुन से तो छूटता नहीं कभी कभी, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर होगा तो देखिएगा वो कलर चेंज होकर पीला होकर थोड़ा लाल जैसा हो जाएगा, तो वो रेडिश ब्राउन हो जाता है। यानी ये दोनों क्या हो गए, ये बेस है, ये दोनों क्या है, बेस है। अब यहाँ पर भी कुछ चीज़ों को लिया जा रहा है और उसकी भी टेस्ट की जा रही है नेचुरल इंडिकेटर चाइना रोज के द्वारा। और ये जानेंगे हम लोग कि चाइना रोज अगर इंडिकेटर का यूज़ करते हैं तो किस तरह से वो कलर चेंजिंग करके एसिड और बेस का आइडेंटिफिकेशन करती है, हमें पहचान करवाती है। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है यहाँ पर, लेमन जूस, नींबू का पानी, विनेगर, डिटर्जेंट मतलब सर्फ, बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा, ऑरेंज जूस यानी नारंगी का रस। अब देखिए अगर चाइना रोज का आप इस्तेमाल करते हैं, चाइना रोज का आप इस्तेमाल करते हैं तो डार्क रेड यानी बहुत गहरा रेड अगर चेंज हो जाता है, चाइना रोज का कलर बहुत गहरा लाल रंग का हो जाता है, तो क्या बन जाता है, एसिड। उसी तरीक़े से देखिए डार्क रेड जहाँ हो रहा है तो क्या बन जाएगा, एसिड हो जाएगा। फिर देखिए अगर ग्रीन हो गया, वो क्या हो गया, ग्रीन हो गया, तो ग्रीन हो गया तो क्या बन जाएगा, वो ग्रीन हो गया तो वो बन जाएगा बेस, और इसमें क्या बन गया, ये एसिड। और अगर डार्क रेड, देखो फिर यहाँ डार्क रेड आ गया, तो डार्क रेड जैसे ही हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, वो एसिड। तो चाइना रोज जो इंडिकेटर नेचुरल इंडिकेटर है वो भी कलर चेंजिंग करके हमें ये आइडेंटिफाई करवाता है कि कौन एसिड है कौन बेस है। अगर डार्क रेड हो गया तो क्या हो गया, एसिड, और ग्रीन हो गया तो क्या हो गया, बेस। अब जानेंगे एसिड रेन के बारे में। ये इस चैप्टर का जो नाम एसिड बेस एंड साल्ट है, और इससे जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर है, वो आप इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखिएगा, तो वहाँ पर आपको इसका PDF का लिंक मिल जाएगा। आप सब्सक्राइब करने के साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और इसका PDF फाइल आप डाउनलोड करके आराम से इसका क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर सकते हैं इजी। एसिड रेन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या क्या बोला, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये तीनों का तीनों जो है हवा में पाई जाती है। और इन तीनों की मात्रा अगर हवा में बढ़ गई तो हवा में जब इसकी मात्रा बढ़ती है तो वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज करता है, गर्मी बढ़ती है। क्या बढ़ती है, गर्मी तो बढ़ती ही है,
कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब बढ़ेगी तो क्या होगी, गर्मी बढ़ेगी। और इसके साथ साथ ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये सल्फर डाइऑक्साइड है, ये सब जो है एसिड का फॉर्म बना देती है। किसके साथ मिलकर के, वाटर ड्रॉप्स के साथ मिलकर के, ड्रॉपलेट के साथ मिलकर के, पानी के बूंद के साथ मिलकर के। जब पानी के बूंद के साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जो हवा में मौजूद है, वो जब पानी की बूंद के साथ टकराती है तो उसके साथ मिक्स हो जाती है और उस वाटर को कन्वर्ट कर देती है किसमें, एसिड के फॉर्म में। और वो जब पानी बरसती है तो वो कहलाती है एसिड रेन। ऐसे जो नॉर्मल पानी बरसती है ना, वो उसका जो पीएच वैल्यू देखी जाती है, पीएच वैल्यू के बारे में आप ऊंचे क्लास में पढ़िएगा, तो ऐसे नॉर्मल जो पानी बरसती है उसकी पीएच वैल्यू जो होती है वो लगभग 5.5 6.5 इसके रेंज में होती है, यानी 6 के रेंज में रहती है। लगभग देखा जाए तो 6 का रेंज आप समझ लीजिए। तो 6 के रेंज में जो होती है वो बहुत ही वीक एसिड होती है, यानी उससे किसी को फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन जब ये हवा में मौजूद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब जब पानी की बूंद में अटैच हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसकी एसिडिटी को क्या करती है, बढ़ा देती है, एसिडिक नेचर को बढ़ा देती है। और एसिडिक नेचर जब बढ़ती है तो उसकी पीएच वैल्यू हो जाती है 4। पीएच वैल्यू 6 था ना, अब कितना हो गया, 4। तो तुमको तो लगा पीएच वैल्यू कम हो गया, तो जिसका पीएच वैल्यू कम जितना होगा ना वो उतना ज़्यादा एसिडिक नेचर को रखेगा। यानी जब पीएच वैल्यू 6 था तब तो फ़र्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन जब पीएच वैल्यू इसका 4 हो गया यानी वो ज़्यादा एसिडिक हो गया। अब वो पानी जब बरसेगी ना तो हमारे ज़मीन को भी नुकसानदेह करेगी और हमारे जो हिस्ट्रिकल मॉन्यूमेंट है यानी स्मारक है उसके पत्थरों को भी नुकसान करेगी। अब इसी के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं। Carbon dioxide, sulfur dioxide and nitrogen dioxide which are released from vehicles and chimneys mix with droplets of rain and turn the rainwater acidic। गाड़ी का धुआं जो निकल रहा है, फैक्ट्रियों के चिमनियों से जो धुआं निकल रहा है, जो हम लोग प्रदूषण फैला रहे हैं, उससे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड हवा में मिला हुआ है। जब वो पानी के ड्रॉपलेट बूंद के साथ मिलती है तो वो एसिडिक नेचर को ज़्यादा शो करने लगती है। पीएच वैल्यू इसका 4 हो जाता है, जिसकी वजह से ये हाई एसिडिक हो जाती है। व्हेन दिस एसिडिक रेन वाटर, जब ये वर्षा जो पानी का बूंद है एसिडिक होकर गिरती है, फॉल गिरती है ओवर द अर्थ पृथ्वी पर, इट इज़ नॉन एज एसिड रेन। इसे ही हम एसिड रेन कहते हैं। इससे क्या क्या नुकसान होता है, तो इससे नुकसान होता है, बहुत सारा नुकसान होता है। मिट्टी को तो नुकसान होता ही है, मिट्टी के नुकसान होने के साथ साथ और क्या क्या होता है। ताजमहल संगमरमर से बना हुआ है, उसके पत्थरों पर इफेक्ट पड़ता है। ताजमहल विच इज मेड ऑफ मार्बल्स is in thread because of acid rain। एसिड रेन के वजह से उस संगमरमर के पत्थर पर इफेक्ट पड़ता है और उसका रंग धीमा कर देता है। Many parts of Taj Mahal and other many historical buildings and monument have got damaged due to acid rain। एसिड रेन के वजह से बहुत सारे इमारतें डैमेज हो जाती है, उसकी रंग खराब हो जाती है। चैप्टर 4 का क्वेश्चन आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से आराम से डाउनलोड करके भी लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी करते चलें। थैंक यू वेरी मच।